स्पोर्ट्समैन हम हमेशा सोचते हैं कि मोटिवेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तो आप क्या कभी डिमोटिवेट होते हो? कि स्ट्रगल ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे मेरे को आप कोई एक इंसान बता दो जो स्ट्रगल नहीं कर रहा। शूटर का प्रोफेशन परस्यू करना चाह रहा है, इंडिया के लिए आपके जैसे बहुत सारे मेडल्स लाना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कैसे परस्यू कर सकता है इस चीज? कोई भी स्पोर्ट्स हो फोर्सफुली ज्वाइन नहीं कर सकता। यू एज एन पेरेंट्स आप अपने बच्चों को एथलीट के नजर से देखते हैं तो उसको पहले मेहनत करना सिखाइए। इंडियन जर्सी पहन के कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मेरे सामने बैठे हैं इंडियन जर्सी पहन के, तो आपको कैसा लगता है? अभी और एक नए मेडल्स जब आप जीतते हो तो क्या सेम फीलिंग आती है अभी भी? एज एन शूटर मैं ये फील करता हूँ जितने भी साल में जीऊँ, 70 साल जीऊँ, 80 साल जीऊँ, 50 साल जीऊँ, मेरी उम्र से ज्यादा मेरे पास मेडल होना चाहिए। मैं एक हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। फेम और पीस एक साथ आ सकता है? सोशल मीडिया आज के टाइम पे किसी को भी जीरो से हीरो बना सकता है और किसी को भी हीरो से जीरो बना सकता है। बॉलीवुड को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है पर स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा नहीं मिलता है, क्यों? वर्ल्ड चैंपियंस आपने देखे होंगे, अपने रील्स वगैरह में देखे होंगे, वर्ल्ड चैंपियंस रास्ते पे ठेले लगाते हुए दिख जाते हैं। जिन्होंने एशियन गेम्स खेला वो लेबर का काम करते हुए दिख जाते हैं। तो जनरली आज के भी पेरेंट्स करियर ही ढूंढते हैं कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या फिर कुछ ऐसा करो। गेम को परस्यू नहीं करने देते एज अ करियर, क्योंकि स्कोप काफी कम दिखता है। स्कूल टाइम में एनसीसी मैंडेटरी कर दिया गया। आफ्टर 11th आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है। एनसीसी में आपको ग्रेड्स दे दिए जाते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि आपने पिछले 10 साल तो एक बच्चों के बर्बाद कर दिए ना। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने इंडिया को एक बार नहीं बल्कि 28 बार ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है और प्राउड फील कराया है, जिनके पास 19 गोल्ड, 7 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हैं। तो चलिए मिलते हैं शिवम ठाकुर जी से, जो कि एक काउंटी पिस्टल शूटर हैं। वेलकम शिवम ठाकुर जी। थैंक यू सो मच। आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा इंटरनेशनली, काउंटी पिस्टल शूटर हो आप और बहुत सारे मेडल्स लेके आए हो, 19 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज, और कंट्री को इतना प्राउड फील कराया। तो आज हम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि ये ख्याल कहाँ से आया कि मुझे पिस्टल शूटिंग में जाना है, इंडिया के लिए खेलना है। बेसिकली मैं कभी पिस्टल शूटर तो बनना भी नहीं चाहता था। Okay. ये तो मैंने फोर्सफुली शूटिंग ज्वाइन कर दी। इससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था। मेरा ड्रीम था कि आई एम बिकम अ क्रिकेटर, बट अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जिस टाइम में क्रिकेट खेलता था उस टाइम ना तो हमें फिजियो का पता था, ना हमें न्यूट्रिशंस का पता था। पूरे दिन सिर्फ खेलना खेलना, कोई रेस्ट टाइम भी नहीं रहता था। तो इस वजह से एक टाइम ऐसा आया था कि लाइक मैं एनसीए कैंप में था। एनसीए कैंप में रहने की वजह से एंड वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग्स होती थी। क्रिकेट टाइम की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय मतलब मेरा लीगामेंट टेयर हो गया था, लेफ्ट लीगामेंट टेयर हो गया था। देन उसके बाद मैंने रिकवर करने के लिए मतलब 1-1.5 साल अपने आप को पूरा यूटिलाइज करा कि मैं रिकवर कर पाऊँ, फिर से मैं क्रिकेट खेल पाऊँ। बट ऐसा हुआ नहीं। क्रिकेट के बाद मैंने फिर ट्राई करा आर्चरी, बट आर्चरी मुझे इतना कुछ समझ आया नहीं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम पिस्टल देखी, जब मैंने फर्स्ट टाइम शूटिंग रेंज गया मैं, तो मैंने पिस्टल उठा के देखी, फिर मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता। आपको गाइड जरूर कर सकते हैं, बट आपको कोई ये नहीं कह सकता कि तेरे को यही करना है, जब तक आपके अंदर से फीलिंग पॉजिटिव फील ना आए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो जब मैंने पिस्टल देखी, पिस्टल को मैंने यूज करा, तो मुझे लगा कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी चीज कि हम जो भी करें, स्पोर्ट्स नहीं कुछ भी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस, कुछ भी हो, जब तक अगर हम उससे हमें प्यार ना हो और हमें वो करने में अच्छी ना लगे, हमें फोर्सफुली लगे, तो वो चीज़ कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती। तो इस कारण मैं फिर शूटिंग में आया। फिर अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छे इवेंट्स करता रहा, अच्छे स्कोर्स करता रहा, अच्छे मेडल्स मेरे आते रहे, एंड नाउ आई एम रिप्रेजेंट इंडिया। ओके, तो आप कितने टाइम से इस प्रोफेशन में हो? मैं 2009 से मैं क्रिकेट खेलता था। स्कूल टाइम में मैं स्कूल का कैप्टन था। क्रिकेट भी मैंने अच्छे लेवल पर, मैंने अंडर 17 केरल के लिए लास्ट खेला, अंडर 14 की एज में। एंड मेरे टाइम पे मैंने डीडीसी के लिए भी खेला, मतलब दिल्ली के लिए खेला, फिर यूपी के लिए खेला, मैंने झारखंड के लिए भी खेला। लास्ट मैंने केरल के लिए अंडर 17 खेला था। उसके बाद मैंने क्रिकेट को ड्रॉप आउट कर दिया, फिर मैं शूटिंग में आ गया था। ओके, आपके डेटा में लिखा हुआ है काउंटी पिस्टल शूटर। तो ये काउंटी का मतलब क्या होता है? काउंटी बेसिकली एक कैटेगरी है इवेंट्स की।
जैसे काउंटी गेम्स क्या होते हैं कि इसमें इंटरनेशनल लेवल पे ही, काउंटी सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, नेशनल लेवल के इवेंट्स नहीं होते। ठीक है। तो नेशनल लेवल के जितने भी शूटर्स होते हैं वो काउंटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंटी जैसे आपने सुना होगा कि काउंटी क्रिकेट होता है जिसमें इंडिया के क्रिकेटर्स फॉरेन में जाके ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में जाके खेलते हैं। इसी तरीके से काउंटी शूटिंग होता है कि जितने भी इंडिया के नेशनल शूटर्स हैं वो काउंटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे सारे कंट्रीज के नेशनल शूटर्स जो भी होते हैं वो काउंटी में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो आपने बोला ना कि आपने 2-3 गेम ट्राई किया, तो आजकल जैसे एज अ पेरेंट मैं भी मदर हूँ, तो मैं भी अपने बच्चे को 2-3 गेम्स में डालती हूँ। तो क्या ये पॉजिटिव चीज़ है अभी से डालना फोर्सफुली, या फिर कैसे भी हम 2-3 गेम में जब बच्चे को डालते हैं तो? देखिए, पॉजिटिव तो बिल्कुल है, बिकॉज आज के टाइम पे आपको भी पता है कि बहुत सारे क्राइसिस हैं। फिजिकल आज के टाइम पे हर 10 में से हर 8 आदमी मोटे हैं। वो इस वजह से मोटे क्योंकि हमने फिजिकल एक्टिविटीज, स्कूल में भी हमें स्पोर्ट्स एक फालतू की चीज बताई जाती है। मैंने इसके ऊपर पहले भी काफी बातें रखी कि पूरे वीक में एक स्पोर्ट्स टीचर, और एक स्पोर्ट्स टीचर को भी लोग स्पोर्ट्स टीचर की नजर से नहीं देखते, उसको मतलब ये देखते हैं कि ये हमें मारने के लिए आ रहा है, स्पेयर टीचर के जैसे। एंड सेकेंडली ये कि एक पीरियड आप स्कूल में देते हैं, एक दिन में या वीक में, पूरे वीक में भी देते हैं एक, तो एक पीरियड में वो भी 45 मिनट्स में कोई प्लेयर कुछ बन नहीं सकता। एंड जैसे ही आपके सीबीएसई क्लस्टर्स आ जाते हैं तो आप यू आर सेइंग कि हमारे को मेडल्स चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटीज तो हर एक स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, हर स्कूल को हर डे हर क्लास को एक पीरियड मैंडेटरी करना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी बोली, अगेन मैं ये सेम चीज रिपीट करता हूँ, बिकॉज स्पोर्ट्स एक डिफरेंट, आज के टाइम में एआई हर चीज बदल रहा है, लेकिन एआई कभी स्पोर्ट्स को नहीं बदल सकता। हर फील्ड बदल सकता है एआई, लेकिन स्पोर्ट्स को कभी नहीं बदल सकता। तो स्पोर्ट्स से आप, बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट्स है, आप बैडमिंटन खेलिए, अगर आप 80 साल जीने वाले हैं तो आप, मैं कहता हूं कि आप कम से कम 84 ईयर्स जिएंगे। बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट्स है। तो सारे स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स आप देखिए, सेल्फ डिफेंस के लिए लोग, पहले के आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक जोन चलता था, उस समय लोग गर्ल्स को खासकर कराटे सिखाते थे। अब वो सब टाइम में धीरे धीरे लोगों ने खत्म कर दिया। स्पोर्ट्स तो हर स्टूडेंट्स को करना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास में हो या 12th क्लास में हो, कॉलेज में हो, स्पोर्ट्स तो हर किसी को करना चाहिए। ठीक है। आपने अपनी इंजरी के बारे में बताया ना कि लिगामेंट टेयर हो गया था और 1 साल दिया आपने अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लिगामेंट टेयर हो जाता है या फिर कोई ना कोई इंजरीज आ जाती है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या आप उस फील्ड में, उस फेज में कैसा फील कर रहे थे? डिप्रेशन अगर आया था, होप्स कि ना आया हो, बट अगर आया था तो कैसे आपने रिकवर किया? और जो लोग अभी फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, वो किस तरह से वो 1 साल या 2 साल निकाल सकते हैं? देखिए, बेसिकली अगर मेरे पास कुछ और ऑप्शन होता तो शायद मैं स्पोर्ट्स पर्सन ना होता, लेकिन मेरे पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। मैं पढ़ने में 1 नंबर का डफर था। स्कूल वाले मेरे को कभी, मतलब ऐसा कोई डे नहीं जाता जब मेरे स्कूल में लड़ाई नहीं होती, तो उसको एजुकेशन से मेरा कोई अच्छा रिलेशन रहा नहीं कभी। एंड सेकेंडली ये कि जब जिस समय मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ, उस समय ये था कि मुझे लगा कि ऐसे खेलने वक्त भी, आज भी अगर आप देखेंगे तो मेरी कोई भी फिंगर सीधी नहीं है, मेरे हर उंगलियों में चोट बॉल से लग चुकी, तो मेरे को ऐसी लगा कि नॉर्मल घुटने में लगी है, सही हो जाएगा। बट मेरे को ये नहीं पता था कि इतना बड़ा चीज है कि मैं इसको कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। एंड सेकेंडली क्या था कि उस समय लाइक पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं था। पेरेंट्स आज सपोर्ट करते हैं, लेकिन वंस अगेन कि हर पेरेंट्स को एक मौका जरूर देना चाहिए, हर एक अपने बच्चों को मौका जरूर देना चाहिए, बिकॉज वो पहले ही प्री प्लान हम लोग कर लेते हैं कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, हम ये करवाएंगे, तो इट्स नॉट, वो सक्सेस का रेशियो आएगा ही नहीं कभी। अब मुझे नहीं बनना इंजीनियर और मेरे को कोई फोर्सफुली बोले कि नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डिप्रेशन के फेस में ये था कि थोड़ा टाइम मैं अपने आप को रिकवर करने लगा। मैं पॉजिटिव में था कि हाँ मैं सही हो जाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं डॉक्टर से मिला, जैसे जैसे मैंने फिजियो से बात करी, तो उन्होंने बोला कि इसको रिहैब करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा था कि चोट लगने के बाद मैंने रेस्ट नहीं करा, मैं और खेलने लगा। तो रेस्ट चाहिए था। गलती बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि उस समय हमें पता ही नहीं था कि बेसिकली हुआ क्या है। क्योंकि MRI उस टाइम का कॉस्ट था 7,000 रुपीज, और आज से 2016 में मेरे लिए तो 7,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो वो भी इकट्ठा करके MRI कराना, घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं, और फिर वो उनका एक ही चीज रहता था, अब तो पैर भी तोड़वा लिया, अब क्या है बच के तेरे पास, अब स्पोर्ट्स के लिए कुछ बचा नहीं। तो ऐसा रहता था। लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को मैंने डीमोटिवेट कभी नहीं करा। उसी दौरान मैंने
मेरे पास मतलब काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स की नॉलेज थी, मल्टीपल स्पोर्ट्स की। मैं स्कूल टाइम में कबड्डी भी खेलता था, खो खो भी खेलता था, तो मेरे पास काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मतलब मुझे खुद अंदर से फील हुआ कि नहीं यार, अब मे भी लगता है कि मैं अब हूँ नहीं इस लायक कि मैं खेल पाऊँगा। और मैं उस समय सिर्फ 14 साल का था। तो 14 साल की उम्र में फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, अगर मैं नहीं खेल सकता तो मैं दूसरों को ज़रूर खिला सकता हूँ। तो मैंने उस समय एक एनजीओ स्टार्ट करी, स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से। तो उस समय मैं मल्टीपल स्कूल्स में जाके, क्योंकि स्कूल तो हमारा ऐसे ही था, जाओ या ना जाओ बात बराबर ही रहती थी। तो स्कूल टाइम पे मैंने वो स्टार्ट करा। मैं मल्टीपल स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रेनिंग्स करवाता था, उनको बताता, गाइडेंस देता था उनको। उनकी टीम्स बनाकर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी मेहनत, या मैंने लोगों को मोटिवेट करा कि स्पोर्ट्स भी एक चीज़ है, वो भी आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी। फिर मैंने अलग अलग स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग देना प्रोवाइड करा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं अभी हूँ जिंदा, मैं इन सब चीज़ों में कंटिन्यू कर सकता हूँ। एज भी काफ़ी छोटी हाँ, थी तो और दूसरी चीज़ ये कि समटाइम्स क्या होता है कि आपकी एज बहुत कम है और लोग आप पे भरोसा नहीं करते कि यार तू तो खुद एक प्लेयर है, तो दूसरे को क्या सिखाएगा। लेकिन हाँ, मैं जितने भी स्कूल्स में गया तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि यार मतलब तुम इतने कम एज में सब चीज़ें कर रहे हो, तुमने मतलब पहले से ही बहुत कुछ कर रखा है। तो वो सब मैंने इग्नोर करते हुए मेरे को जो करना था वो मैं कंटिन्यू करता रहा। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने इस चीज़ को एक बाइंड अप करके एक लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज करने शुरू करे। तो वहाँ से मेरे अंदर थोड़ा एक मोटिवेशन आया कि ठीक है कि अभी मेरी एज नहीं हुई है, और क्रिकेट ही नहीं। फिर उस समय मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ठीक है, क्रिकेट नहीं तो कोई अदर स्पोर्ट्स तो मैं खेल ही सकता हूँ ना। लेकिन जब मैं क्रिकेट खेलता था तब मेरे अंदर ये जुनून नहीं था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। जब मेरे अंदर ये जुनून था सिर्फ मुझे क्रिकेट खेलना है। मेरे लिए ये मैटर नहीं था कि मैं इंडिया की टीम के लिए खेलूँ। जब मैंने स्टूडेंट्स रेडी करे अपने, तो उस समय मेरे अंदर ये फील आया कि नहीं यार, मेरे बैक पे एक दिन इंडिया प्रिंट होना चाहिए। देन उसके बाद फिर मैंने मल्टीपल स्पोर्ट्स में ऑप्शंस ढूंढे कि फिर मैंने 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन बुक रीड करी कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो। लेकिन ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है, सब में फिजिकल एक्टिविटीज़ है ही। बस ये है कि 19-20 का फासला है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। देन उसके बाद फिर मैंने आर्चरी ट्राई करा, फिर शूटिंग ट्राई करा, फिर शूटिंग मुझे बेस्ट लगा, फिर मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया। ओके, आपने पेरेंट्स के बारे में बोला, तो जनरली आज के भी पेरेंट्स ना बच्चों तक लेके जाते हैं, पर जहाँ तक सेटल करने की बात आती है ना, तो वो करियर ही ढूंढते हैं कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या फिर कुछ ऐसा करो। एज अ गेम, किसी गेम को परस्यू नहीं करने देते एज अ करियर, क्योंकि स्कोप काफ़ी कम दिखता है। तो आज के पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? आज के पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में जो है वो अब किसी में नहीं है। आप स्पोर्ट्स में इंजीनियर भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, बीपीएड, एमपीएड, फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स के अंदर ही आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बन चुका है। पहले ये था कि स्पोर्ट्स में कुछ था ही नहीं, शुरू से था लेकिन हमें नहीं पता था, इंडिया के लोगों को नहीं पता था स्पोर्ट्स में आज क्या नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हर सेक्टर्स में स्पोर्ट्स है। यूपीएससी नहीं था, यूपीएससी में स्पोर्ट्स आ चुका है, एसएससी में स्पोर्ट्स आ चुका है। तो स्पोर्ट्स में क्या नहीं है। स्पोर्ट एक तो आपको स्पोर्ट्स फिट भी रख रहा है, ऊपर से जो आपका विजन है कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो भी स्पोर्ट्स भी लोग आजकल, मतलब मेरा इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर था, आज भी मेरा क्लियर है। जब तक मैं खेलता रहूंगा, जब तक मैं कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जॉब के लिए स्पोर्ट्स नहीं मैंने चूज करा, मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पोर्ट्स चूज करा। तो आज के टाइम पे भी मतलब बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स भी जॉब के लिए हम यूज करें, स्पोर्ट्स कोटा यूज करें। मेंटालिटी वही है। स्पोर्ट्स में कोई हमें अच्छा ब्रांड एम्बेसडर मिल जाए, अच्छे स्पॉन्सर्स मिल जाए, तो ये मल्टीपल चीजें हैं। बट ये है कि ये स्पोर्ट्स में आज के टाइम पे सब कुछ है, जितना आप दूर तक देख सकते हैं, जो आप ढूंढेंगे स्पोर्ट्स में वो सब कुछ है आज के टाइम पे। बट अगर हम स्पोर्ट्स सुनते हैं ना, तो फर्स्ट थॉट माइंड में क्रिकेट ही आता है, सेकंड अभी फुटबॉल आ रहा है, थोड़ा बहुत जो भी टीवी पे आता है वो जनरली लोग देखते हैं और समझते हैं। बाकी इस तक कैसे पहुंचे कि और भी स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, या फिर हैं जिनमें स्कोप और करियर है, कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करें? देखिए, आपने भी सुना होगा, मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, ऑब्वियसली। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हर गली गली में, ओवर हाइप, जो छोटा बच्चा होता है 5 साल को, सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? प्लास्टिक का बैट बॉल। उसको कोई गन नहीं दे सकता, या कोई उसको हॉकी नहीं पकड़ा सकता, क्योंकि ये हमने शुरू से ही देखा। और आप सिर्फ ये इंडिया में,
आप Okay. चाइना आप कभी जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स को देखेंगे, अगर 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है तो उसको ना मल्टीपल चीजें दिखाते हैं, सेम नहीं दिखाएंगे। हमारे माँ बाप ने क्रिकेट देखा, हमने भी क्रिकेट देखा, ये प्रथा चली आ रही है, फैमिली टाइम, टीवी ऑन करके टीवी ऑन क्रिकेट। और मैं आज भी अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि मेरे को कोई 5 ओलंपियंस के नाम बताते, कोई नहीं बता पाता। आज ठीक है, आज नीरज भाई का नाम लोग जानने लगे तो वो एक हाइप बन गई। एक टाइम जब ओलंपिक्स होते हैं तो उस समय थोड़ी हाइप रहती है कि हाँ ओलंपिक्स चल रहे हैं, उस समय मीडिया उस पर ध्यान देती है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। वर्ल्ड चैंपियंस आपने देखे होंगे, मे बी आपने रील्स वगैरह में देखे होंगे, वर्ल्ड चैंपियंस रास्ते पे ठेले लगाते हुए दिख जाते हैं। जिन्होंने एशियन गेम्स खेला वो लेबर का काम करते हुए दिख जाते हैं। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि आप ओलंपिक्स जीत के आ जाते हो, पैसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई लाइफ या लाइफ स्टाइल नहीं रहती आपके पास, तो पैसे कमाने का सोर्स क्या है इसमें, जिसकी वजह से भी बहुत सारे पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर जो है ना वो नहीं जाने देते इस फील्ड में आगे, तो पैसे कैसे आते हैं इसमें? देखिए, बेसिकली स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा फील्ड है आज के टाइम पे। अगर मैं अपना फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैंने समय रहते हुए अपना करियर भी देखा और अपने साथ एक बिजनेस भी लेकर चला मैं साथ में, कि मैं आज के टाइम पे मैं इंडिया में 40 लाख बच्चों को एक्सप्लोर करता हूँ। पिछले 15 सालों में हम अभी तक 15 सालों में मतलब जितना हमने एक्सपीरियंस करा, हमने ये पूरा अपना जोन बनाया। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं एक ओलंपियन हूँ, मेरा मेडल आ जाने के बाद सीधी सी बात है कि मेरे को गवर्नमेंट कोई ना कोई जॉब ऑफर करेगी करेगी। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल लेकर आते हैं, वहां से आपको जॉब मिलनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि नेशनल लेवल पे इंडिया में आपने अगर क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट में अगर आपने रणजी ट्रॉफी खेला फिर भी आपको जॉब मिल जाती है। तो एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली ये कि आपको बड़ी कंपनीज कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर्स का ऑफर कर देती है या मेंटोरशिप दे देती है, या जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो आजकल बड़े आपने देखे होंगे कि वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी, MS धोनी क्रिकेट एकेडमी, तो इन लोगों ने अपने नाम के ऊपर एकेडमीज दे दी। फुटबॉल के लिए भी, फुटबॉल के लिए, तो मल्टीपल ऐसी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, या ये एवरग्रीन बिजनेस है, ये कभी बंद ही नहीं हो सकता। इसमें नई अपॉर्चुनिटीज और आएंगी लेकिन कभी बंद नहीं हो सकता। और जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीजें इसके अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टार्ट करा बिजनेस, ये बिजनेस स्पोर्ट्स से डेवलपमेंट के ऊपर हमने जो स्टार्ट करा, जो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, उसके साइड में हम जो किट्स प्रोवाइड करते हैं, हमने वो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी, वो भी मेरा एक बिजनेस हो गया। फिर उसके बाद हमने उसमें ट्रैवल्स प्रोवाइड करने लगे। आपको फॉर एग्जांपल किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलना है तो आपका ट्रैवल प्लान्स हमने देना स्टार्ट कर दिया, वो भी एक हमारा बिजनेस हो गया। तो ऐसा नहीं कि इसमें बिजनेस नहीं, इसमें बहुत बिजनेस है, बट ये है कि फोर्सफुली आप नहीं कर सकते कुछ भी, आपको थोड़ा डीप देखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या क्या एक्सपेंड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में टैलेंट काम आता है या हार्डवर्क काम आता है? स्पोर्ट्स में टैलेंट भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। ये इंडिया है, जो कहीं पॉसिबल नहीं है वो इंडिया में पॉसिबल है। लेकिन फॉरेन्स में आपका टैलेंट ही काम आता है सिर्फ, वहां पे पैसों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया में पॉलिटिशियन हर जगह आएंगे। अगर आपके अच्छे लिंक्स हैं, आप अपने लिंक्स को यूज करेंगे, लेकिन एक टैलेंटेड प्लेयर ऑलवेज दबता ही दबता है। मानता हूं कि अगर आपके अंदर ये है कि आप हर मैच में सेंचुरी बना रहे हो तो आप किसी के नजर में आ सकते हो। ठीक है। लेकिन बैक एंड से आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको पिन करके नीचे उतारने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर, तो आज एक्चुअल स्पोर्ट्समैन हमारे सामने बैठे हैं, तो मुझे जानना है कि ये होता क्या है, ये फीलिंग क्या होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक टीम स्पिरिट है, इन द सेंस कि एक क्रिकेट की बात मैं करता हूँ, जैसे मैं तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हूँ, तो मेरे स्पिरिट्स बहुत डिफरेंट है टीम स्पिरिट से। एक क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम में कैप्टन है, वो 10 लोगों को मेंटोर कर रहा है, एक ये स्पिरिट है। हम जिस हमारे अगेंस्ट में जो टीम रहती है, हम पहले उससे हैंडशेक करते हैं, ये एक स्पिरिट है। लेकिन हारने के बाद भी हम उससे फिर से हैंडशेक करते हैं। मैच में हमारी कितनी भी लड़ाइयाँ हुई, कुछ भी हुई, लेकिन एंड में हम उसको वेलकम ही बोलते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलते हैं। तो ये एक स्पिरिट है। स्पोर्ट्समैन एक ऐसी स्पिरिट है जो किसी किताब में नहीं लिखी, किसी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, ये आपको सीखने के लिए सिर्फ ग्राउंड में ही मिलेगी। आपने देखा होगा कि
मैचेस में कभी कभी क्या होता है, किसी एथलीट के लेज खुल जाते हैं, तो कोई गिल्ट नहीं करता कि मैं उसके लेज नहीं बांध सकता, कोई भी किसी के लेज बांध देता है। तो ये एक स्पिरिट है, ये सिर्फ ग्राउंड में ही सीख सकते हो, ये किसी बुक और क्लास में तो कभी सिखाई नहीं जाती। बट बोला बहुत जाता है, हमेशा हर फेल्योर के बाद बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो अपने अंदर, हमेशा उठो वापस आओ। हाँ, तो वो तो है ही कि आपने कुछ नया करना है तो स्पिरिट्स तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं होते तो आप क्या होते? फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस माइंडेड हो आप? हाँ। ओके। आपने लॉकडाउन में 60% डोनेशन का डिसाइड किया था, वो कैसे डिसाइड किया था? वो ऐसे डिसाइड करा था बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्या आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा कि एकदम से हम हंस खेल रहे हैं और एकदम से सब कुछ बंद हो जाए। मुझे तो फिर भी 25 दिन के बाद बिलीव हुआ कि लॉकडाउन भी हो गया है क्या। तो इस कारण फिर हमेशा न्यूज़ चैनल्स पे डेड बॉडीज, जिसे सुनो वो यही बोलता था ये मर गया वो मर गया। तो शायद उस समय मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आई कि यार मैंने इतना, उस समय मैं 3 साल हुए थे मेरे को शूटिंग में आए हुए, तो उस समय मेरे पास काफ़ी अच्छा नेम फेम और मुझे काफ़ी स्पॉन्सर्स थे मेरे पास उस समय। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि यार ये सब शायद कल ये मर रहा है, शायद मैं भी मर जाऊंगा, तो ये सब मेरा क्या होगा। ये मुझे इस देश से ही मिला है, ऐसा तो नहीं कि मेरे को कहीं और से मिला, और अगर मैं ये देश को ही दे देता हूँ तो उसमें मेरा कुछ नुकसान तो जा नहीं रहा। तो इसी कारण जो भी मेरे पास एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थी, मेरे को हार्दिक भाई ने पैड्स गिफ्ट करे थे या अर्जुन के बैट्स थे मेरे पास, तो वो सब मैंने ऑक्शंस कर दिए थे, वो पैसे मैंने डोनेट कर दिए। फिर उसके बाद क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ तो ग्राउंड रिपोर्ट तो मैं ही समझ सकता हूँ कि एक एथलीट घर के अंदर कभी बैठ ही नहीं सकता। जिसे 24 घंटे ग्राउंड पे रहने की आदत हो, उसको बोल दे कि तेरे को 24 दिन ग्राउंड घर में रहना, तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके अंदर से वो एथलीट वाला दिमाग निकल ही जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने कंटिन्यू 3 साल तक ये प्लान करा कि ठीक है, जितने भी मेरे इनकम होंगे, जिस चीज़ से भी मेरा इनकम होगा, उसका मैं 60% डोनेट करूँ, क्योंकि उस समय सारे एथलीट्स को रिकवर करना था। उसके साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, हमारा बहुत अच्छा रोल चल रहा था स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में। फिर धीरे धीरे उस समय लोगों ने फिर स्पोर्ट्स को भी एक उस समय तो स्पोर्ट्स एक टाइम वेस्ट ही हो गया था, क्योंकि जिसके भी स्टोर्ड मनी थे वो सब अपने आप को जीने में यूज कर रहे थे, तो स्पोर्ट्स को तो उस समय कोई मानता ही नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मेरे जैसे और भी लोगों ने डोनेट करना स्टार्ट करा। फिर इसी कारण मैंने ये सोचा कि मेरे को मेरे देश से मिला, मैंने वो देश को रिटर्न कर दिया, तो इसलिए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं है। बहुत ही अच्छा डिसीजन था आपका। अभी ये ना कि सोशल मीडिया पे आपके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो क्या इम्पैक्ट करता है सोशल मीडिया आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशन में? देखिए, सोशल मीडिया इज इक्वल टू शोशेबाजी। सोशल मीडिया आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, लेकिन जिस टाइम से मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ उस टाइम से आई थिंक सोशल मीडिया पे इतने लोग एक्टिव भी नहीं थे। एंड सोशल मीडिया आज के टाइम पे किसी को भी जीरो से हीरो बना सकता है और किसी को भी हीरो से जीरो बना सकता है। तो सोशल मीडिया तो डजंट मीन कि मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। बस ये है कि एक बात ये भी है कि मैं सोशल मीडिया से कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसा है कि अब फॉर एग्जांपल मेरे को कहीं जाना है या किसी पब्लिक में जाना है, तो सम टाइम क्या होता है कि लोग आपके चाहने वाले भी होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं जो ढूंढते हैं आपको। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पे एक अटैक हुआ, ठीक है, तो फिर ऐसे तो लोग ढूंढते रहेंगे आपको। तो सोशल मीडिया मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मैं 1 to 1 जितना अच्छा हूँ लोगों के साथ, मैं वही चाहता हूँ कि मैं लोगों से जितना मिल पाऊँ, जितना लोग मेरा यूज़ कर पाए, जिस चीज़ को मैं उनको हेल्प कर पाऊँ, मैं उस चीज़ में रेडी हूँ। सोशल मीडिया मेरे लिए कोई मैटर करता ही नहीं कभी भी। बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है पर स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू बॉलीवुड से है ना, स्पोर्ट्स से रेवेन्यू नहीं है। देश रेवेन्यू से चलेगा, किसी के नाम से नहीं चलेगा। आज एक पॉलिटिशियन पार्टी आएगी, कल दूसरी आ जाएगी। और मैं तो यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि जितना अवॉइड करो पॉलिटिक्स उतना अच्छा है, क्योंकि ये डर्टी पॉलिटिक्स किसी के समझ नहीं आएगी। मैं पूछने ही वाली थी कि आप कभी पॉलिटिक्स में जाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बहुत अच्छे लिंक्स है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन से लिंक है। तो मेरा ये देखिए, मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने फील्ड में और मैं इसमें खुश रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं लगता आप इंडिया के बारे में इतना सोच रहे हो, तो अभी जिस लेवल पे आप कर रहे हो तो पॉलिटिक्स में जाके और अच्छे लेवल पे, नहीं, मैं पॉलिटिक्स में जाके मैं बिक जाऊंगा, मेरे को पता है। तो मेरे को इन सब चीज़ों में आने, अभी बहुत सारे ओलंपियंस हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स भी
ट्राई कर रहे हैं पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स ये ठीक है कि एक जोन है कि पॉलिटिक्स में आके आप अपने देश की मदद कर सकते हो, लेकिन कोई मदद नहीं करता। पहले अपना पेट भरते हैं, फिर अगर बच जाएगा तो आपका हम भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो चीज मैं कर रहा हूँ मैं इसमें खुश हूँ, मैं इस बिना पॉलिटिक्स के ही खुश हूँ। मैं अच्छा, मेरे को लोग जानते हैं, अच्छा पहचानते हैं, और जिनकी मैं मदद कर पाता हूँ मैं बहुत बाय गॉड हूँ कि मैं हेल्प कर पाता हूँ। और पॉलिटिक्स में आके कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ बदलाव हो जाएगा। बस वही है कि अभी जिससे मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, कल को पता चले मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो मैं खुद सोचूंगा कि मैं आपसे क्यों मिलूं। तो ये तो पॉइंट आउट है। तो बट पावर लेके नहीं आता पॉलिटिक्स, और जो आप कर रहे हो उसको 10x बढ़ा देगा पॉलिटिक्स। देखिए, पावर और पैशन कभी एक साथ नहीं चल सकते। मैं आज चाहूं तो मैं इस पूरी जगह पे घूम सकता हूँ। मैं आज अगर नॉर्मल पर्सन हूं तो मैं हर जगह घूम सकता हूँ। मैं एक पॉलिटिशियन बन जाऊंगा तो मेरे को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, मेरे को कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, जाने से पहले 10 बार चीज पूछी जाएंगी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो क्यों? मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को फ्रीडम की तरह जीना चाहता हूँ, मैं बंद कर ही नहीं जीना चाहता। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा इससे रिलेटेड था कि फेम और पीस एक साथ आ सकता है? आपने दोनों ही चीज देखा है ना? फेम, देखिए फेम अपनी जगह ठीक है, फेम किसी के पास परमानेंट नहीं रहता। आज मेरे पास है तो कल आपके पास भी रहेगा। फेम का मतलब क्या है आपके लिए? फेम का मतलब यह है कि जो अगर मैं, मेरे 2 जोन है। एक जोन वो फेम कि लोग मेरे पास आके फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, लोग मेरे पीछे पागल हो रहे हैं, तो इसको एंजॉय करते हो? एंजॉय क्या, ये तो वो परेशान हो रहे हैं ना। जब मैं रेडी हूं आपको अपने साथ फोटोज देने के लिए, बट आप उसमें भी इतनी जल्दबाजी करोगे और धक्का मुक्की करोगे तो वो तो फिर मेरे अंदर एक वो आएगा। मतलब मैंने बोला ना, मेरे 2 थॉट्स है। एक वो कि यार मैंने क्या करा है ऐसा कि ये लोग इतने पागल हो रहे हैं। दूसरा ये फेम कि ठीक है, मैंने जितना करा है शायद मेरे को देखकर कोई और भी सीखे। मैंने जितनी कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स करी, शायद कोई और सोचे कि यार मेरे को उसके जैसा बनना है। मोटिवेशन है, मोटिवेशनल बनूं मैं उनके लिए। तो फेम मेरे लिए सेकंड पार्ट वो भी है। और पीस तो देखिए, मुझे पीस तो मिलता है जब मैं या तो किसी मंदिर में रहता हूँ। बट एक मेरा ना अलग कनेक्शन है, क्योंकि अगर मेरे को कुछ मिलता है, कुछ अचीवमेंट है या कुछ मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, कि क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है यू डोंट ट्रस्ट एनीवन। आप जिसको भी बोलोगे वो मजाक उड़ाएंगे। आपके सामने आपका बन जाएंगे लेकिन वो पीठ पीछे आपके बारे में हंसेंगे ही। तो पीस मेरा वो है कि जब भी मेरे को कुछ मिलता है, कुछ नया, या मैं कुछ नया करने वाला हूँ, गलत करने वाला हूँ, सही करने वाला हूँ, मैं एक बार गॉड के सामने जाके उनसे शेयर कर देता हूँ। मुझे पता है वहां से आंसर तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ मेरे को ये लगता है कि कोई है मेरे ऊपर जिसको मैंने बता दिया कि मैं ये करने वाला हूँ। बाकी अब उसकी मर्जी, वो मेरे को गड्ढे में डाल दे या मेरे को ऊंचा उठा दे, बट हमेशा मैंने पॉजिटिव के लिए ही करा। तो पीस ये है। दूसरा पीस ये है कि जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ हर चीज़ से, ये सोशल मीडिया से, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा कि फैमिली प्रॉब्लम हो गया, या टूर्नामेंट अच्छे नहीं जा रहे, बिजनेस लॉस, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, तो एक पीस वाली जगह ऋषिकेश, वहाँ पे मैं अलोन जाता हूँ। मैं कोई होटल नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, नॉर्मल वहाँ पे एक साधु संत की तरह उनके साथ ही बैठना, खाना पीना, रहना। तो वहाँ मुझे लगता है कि, और फिर उसके बाद भी दूसरा ऑप्शन है बनारस। अगर जब मैं, देखिए मैं भी इंसान हूं तो मेरे अंदर भी ईगो तो आएगी, कभी ना कभी मेरे अंदर भी ईगो एटीट्यूड तो आएगा। तो जब मुझे ऐसा बहुत ज्यादा लगता है तो मैं वहाँ मणिकर्णिका घाट जाके बैठ जाता हूँ कि ये मेरी रियलिटी है। कैसे फील करते हो आपकी ईगो? लाइक कि जब मेरे लिए बहुत ज्यादा कि सामने वाला बहुत मतलब मेरे लेवल का नहीं है, तो अभी मैं इतना बोल पाता हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला मेरे लेवल का, मुझे पता है कि मैं इसको दबा दूंगा, तो मैं उसको दबाने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे सामने उठे नहीं। बहुत कम एज में बहुत अच्छी मैच्योरिटी है आपके अंदर कि आप इस चीज को एहसास कर पा रहे हैं। तो वो जब मैं लगता है कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया, और मुझे तो पता, देखिए मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे तो पता ही कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो गलत कर रहा हूँ तो मेरे को पता ही है। तो ऐसा समटाइम रहता है कि जब मेरे अंदर बहुत लगता है कि मैं एकदम भर गया हूँ, कि अब मैं किसी को देख नहीं रहा, मतलब सब मेरे सामने छोटे हैं और मैं किसी को मतलब वैल्यू नहीं दे रहा, पेरेंट्स की वैल्यू नहीं कर रहा। तो मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम किसी जोन में रहते हैं कि लाइक हमारे पास बहुत पैसा आ गया तो हम किसी को समझते ही नहीं कुछ भी, कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं।
तो ऐसे टाइमों पे मतलब मेरे पास ये 2-3 प्लेसेस रहती है जहाँ मैं जाके रियलिटी एज्यूम करता हूँ कि दिस इज़ माई रियलिटी। तो मैं फिर मैं वहाँ से आता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल बन जाता हूँ, फिर मैं किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने में मगन रहता हूँ। तो ऐसा चलता रहता है मेरी लाइफ में। तो ईगो की वजह से लाइफ में रिश्ते दोस्ती ये सब खराब नहीं होते? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि एक हाइट पे जाने के बाद वैसे भी दोस्ती और प्यार सब छूट जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। दोस्त देखिए, कुछ लिमिटेड दोस्त हैं, हम्म स्टार्टिंग से जो थे वो आज भी हैं। हम्म ये जोन मेरा एक ऐसा जोन है कि मेरे से हर दिन 100 लोग मिलते हैं, अगले दिन वो मुझे भूल जाते हैं। हम्म तो डजेंट मीन, बट जो दोस्त है वो मेरे फिक्स दोस्त हैं। तो उनसे कभी मेरा, उनको पता है कि कितना कूदेगा कितना नीचे आएगा। ओके। और एक आपका फाउंडेशन भी है, शिवम ठाकुर फाउंडेशन, उसका क्या मोटो है? उसका मोटो यह है कि हमने उसमें स्पोर्ट्स नहीं रखा। ओके। उसका मोटो यह है कि उसमें हमने अदर एक्टिविटीज रखी है। जैसे? जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली है, हम्म तो दिवाली पे जितने भी बैंडेड हाउसेज हैं वहाँ पे जाके हम स्वीट्स, कैंडल्स, ऐसा करके मतलब उसमें भी, या मेरी SGADF हो जो स्पोर्ट्स के लिए, या शिवम ठाकुर फाउंडेशन हो, या कोई भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैंने आज तक किसी से 1 रुपये डोनेशन नहीं लिया। और ये मेरा क्लियर कट है, आगे भी नहीं लोगे? आगे भी नहीं लूंगा। ओके। मैं जो भी करूंगा अपने बिहाफ पे करूंगा, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांग सकता। अगर मुझे परमात्मा ने जो जितना, अगर मेरे को परमात्मा दे रहा है तो मैं उसको यूज करता हूँ, उसको मैं स्टोर नहीं करता कभी भी। वेरी वेल सेड। तो स्टोर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मैं वही चीज बोलता हूँ, थोड़े टाइम पहले मेरे पे अटैक हुआ, शायद मैं मर जाता तो मेरे स्टोर करे हुए तो स्टोर ही रह जाते, और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने फैमिली का, तो मेरी फैमिली कितना ही उसको यूज कर पाती। तो दैट्स इट, कि बस जो मेरा मोटो है मैं बिल्कुल क्लियर रखता हूँ। शिवम ठाकुर फाउंडेशन में हम यही सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम जो हमारे टूर्नामेंट्स की किट्स वगैरह रहती है, कभी कभी बहुत सारी एक्स्ट्रा किट्स रहती हैं, हम उसको डोनेट कर देते हैं, फूड डोनेशन कर देते हैं। तो ये सब चीज़ एक्टिविटीज़ हम उसमें करते हैं। ओके। एज अ शूटर आप क्या फील करते हो? एज एन शूटर मैं ये फील करता हूँ कि मेरी जितने भी साल में जीऊँ, 70 साल जीऊँ, 80 साल जीऊँ, 50 साल जीऊँ, मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे पास मेडल होना चाहिए। मैं एक हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। वाह, अभी भी आपके पास काफ़ी सारे मेडल्स हैं। बट अभी भी बहुत कम है, इतनी तो मेरी उम्र आने वाली है। इंडियन जर्सी पहन के कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मेरे सामने बैठे हैं इंडियन जर्सी पहन के। तो आपको कैसा लगता है अभी, और एक नए मेडल जब आप जीतते हो तो क्या सेम फीलिंग आती है अभी भी? देखिए, फीलिंग्स समटाइम्स बहुत डिफरेंट होती है, समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट भी होती है, कि हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं। बट अब ये है कि अब मैं इस फील्ड में हूँ, हमेशा मैं टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अब वो पहले वाला मेरा जोन नहीं रह गया। जो स्टार्टिंग में जो मेरे को किट्स मिलती थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता था, उसको देखकर ही मैं बहुत खुश हो जाता था कि यार ये इंडिया की किट है। तो अब थोड़ा ये है कि हम उस लेवल के लोगों से, प्लेयर से मिलते हैं, तो एक ना हमारा हमेशा जोन भी मैटर करता है, हम कैसे जोन में बैठते हैं। मैं जब खेलने वाले जोन में रहता हूँ तो मैं बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ बैठता हूँ, तो एक वो हमारा जोन रहता है। लेकिन आज के टाइम पे लोग विराट को बहुत बड़ा भगवान मान लेते हैं, किसी को भी बहुत बड़ा भगवान मान, तो कोई भगवान नहीं है। उसने मेहनत करी है तो वहां पे वो पहुंचा है, हमने उनको दर्जा दे दिया कि वो भगवान है। ऐसे लोग साउथ इंडिया में मुझे भगवान मान लेते हैं। पूछने वाली थी कि साउथ इंडिया के लोग आपको भगवान मानते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैंने तो नहीं बोला ना उनको कि आप मेरे को भगवान मानिए, पर प्यार है ये उनका। तो प्यार है, ठीक है, बट मैंने तो उनको काफी बार मैंने उनको ये चीजें सामने रखी कि देखिए, भगवान एक ही है, मैं तो एक इंसान हूँ, मुझे उस भगवान ने ही भेजा है धरती पे कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है, वो बेसिकली ऐसा था कि लॉकडाउन में उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो ऐसे उन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे कनेक्ट करा, द फैमिली फ्रॉम द तमिलनाडु, तो उनको मैंने एडमिशन करा दिया। तो उनका कोई बेबी था, तो वो मतलब बच गया, सर्वाइव कर गया। तो उस वजह से फिर उन्होंने बोला कि हमारे को कोई भी हेल्प करने नहीं आया, हमारे पड़ोसी, हमारे फैमिली, हमें कोई भी हेल्प करने नहीं आया, हमें एक फरिश्ते ने हेल्प करा जिसको हम जानते तक नहीं थे। तो दैट दे आर स्टार्टिंग आई एम अ गॉड। तो मैंने कभी उस लेवल का दर्जा मैं मानता ही नहीं, मैं एक इंसान हूँ, इंसान की तरह आप मुझे ट्रीट कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ उसी में। तो अभी तो हम साउथ इंडिया की बात कर रहे थे, पूरे कंट्री की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा आपके लाइफ पे आती हूँ कि जब भी हम बड़े बनते तो कोई ना कोई हमारे पीछे रहता है, तो आपके सक्सेस के पीछे कौन है? देखिए, मेरी सक्सेस
कि पीछे हर टाइम एक कोई फिक्स इंसान नहीं रहा, हर टाइम इंसान बदलता गया। स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी सपोर्टेबल पर्सन नहीं था, ना मेरी फैमिली सपोर्ट थी, ना मेरा फ्रेंड सपोर्ट था। जब मैंने कुछ किया इन द ईयर ऑफ 2017, तो लोग थोड़ा मुझे जानने लगे। 2016-17 में लोग थोड़ा मुझे जानने लगे, तो उस समय फैमिली को लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, तो शायद मतलब उस समय ये था कि उस समय से, एंड 2017 के बाद और आज तक मैंने अपनी फैमिली से 1 रुपये नहीं लिए, कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं लिए। तो उस समय मतलब सबसे बड़ी बात ये रहती है पेरेंट्स के लिए, और बेसिकली वी आर, आई एम कमिंग फ्रॉम द बिहार, तो वहाँ पे एक ये रहता है कि लड़का अपने दम, हाँ, वो एक लड़का अपने पैर पे खड़ा हो जाए, वो हम पे डिपेंड ना रहे। तो 2017 में ऐसा रहा। फिर उसके बाद उन लोगों ने ये उनको ऐसा लगा कि ये अब हमसे नहीं लेता कुछ भी, और हमें कुछ देता भी नहीं है। तो एक वो थॉट से मैं उनसे थोड़ा सा बोल सकता है कि थोड़ा सा वहाँ से उनकी तरफ से सपोर्ट आया कि ठीक है, जो भी तू कर अच्छे के लिए करियो, किसी के साथ गलत मत करियो, ये मेरी माँ के वर्ड्स थे। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करा। देन 2017 टू 2020 मेरा वैसे ही नॉर्मल सपोर्ट था, एंड इन 2020 मैं एक रिलेशनशिप में आया। फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे सपोर्ट करा, फिर 2-2.5 साल वहाँ तक सपोर्ट रहा। फिर उसके बाद मैं एक जोन में, अच्छे जोन में था, जहाँ पे मुझे मेरे फैमिली सपोर्ट अच्छा कर रही थी। तो कंटिन्यू अभी तक मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, बैकएंड से वो सपोर्ट करती है, बिकॉज कि हर टाइम आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। कभी आप गलत भी होते हैं, कभी आप सही भी होते हैं, हर टाइम आपको कोई नहीं सुनेगा। तो ये था कि मेरे गलत में भी मेरे पेरेंट्स खड़े थे, मेरे सही में भी मेरे पेरेंट्स खड़े थे। तो आज तक ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल द सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स साइड। फैमिली तो हमेशा ही खड़ी रहती है। पर जैसे गर्लफ्रेंड की बात आपने कही ना, तो मानो कि कोई लोग अगर प्रिपरेशन भी करते हैं ना, तो बोलते हैं रिलेशनशिप में मत जाओ, डिस्ट्रैक्शन होगा। तो आप इस लेवल पे थे, तो वहाँ पे नहीं लग रहा था कि डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है? नहीं, उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, उनके जाने के बाद डिस्ट्रैक्शन हुआ था। जैसे मतलब अच्छा, ब्रेकअप के बाद? ब्रेकअप के बाद डिस्ट्रैक्शन हुआ था, बिकॉज कि मेरा अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ कभी मेरे साथ ऐसा हो सकता है। देन उसके बाद वो डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, बट ठीक है, टाइम टू टाइम ऐसा कर जाते हैं। होता है कि ठीक है, उसका भी आना ज़रूरी था, समझाना ज़रूरी था कि रियलिटी ऑफ ह्यूमंस क्या होते हैं। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं ना हर किसी से घुल मिल जाता हूँ, लेकिन उनके आने के बाद थोड़ा ये था कि मुझे समझ आया कि इंसान को पहचानना सीखो। तो ठीक है, हम पहचानते हम उनको ही नहीं पहचान पाए। हर एक लाइफ की चीज़ है, लर्निंग ही होती है, हमारे लाइफ में ऐड ऑन करती है एक ना एक स्टोरी। मैंने दादी की स्टोरी आपकी कहीं सुनी थी, तो वो क्या है, आप मुझे बताएंगे? लाइक दादी की स्टोरी ये है कि दादी से मैं बहुत एंड में जाके मिला। एंड में जाके मिला इन द सेंस कि मतलब कि 2-3 साल पहले उनसे मैं मिला था। मतलब उनकी डेथ होने से पहले 2-3 साल पहले मैं उनसे मिला था। तो एक टाइम ऐसा हो गया था ना कि दादी मतलब सारी बातें मुझसे ही बोलती थी। मतलब वो अपने बच्चों से भी नहीं, लाइक मेरे पापा वगैरह से वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी। अगर उनको चाहिए भी तो वो मुझसे बोलती थी। तो ये सब चीज़ें रहा। लेकिन जैसे दादी की डेथ कल होने वाली, तो एक दिन पहले उनका फ़ोन आया था। बट अब मेरा क्या होता था कि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह में रहता था, तो मेरा इतना जोन नहीं रहता था कि मैं फ़ोन को इतना ज़्यादा यूज़ करूँ। तो वो मैंने इग्नोर कर दिया। तो फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसा सुनने के लिए मिला। तो मतलब कि एंड दादी की स्टोरी ये है कि मुझे ना बॉडी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। लाइक मैं किसी की जलती हुई बॉडी नहीं देख सकता था। और मैं मतलब मुर्दे के पास, तो मैं अगर मुर्दा है, अगर किस गली में किसी की डेथ हुई है, तो मैं तो कई दिन तक उस गली में नहीं जाता था। तो ऐसा सीन रहता था मेरे साथ। बट जब दादी की डेथ हुई, तो दादी की बॉडी उठाना, मतलब कि एक पॉजिटिव वो हो रहा था मेरे अंदर कि यार मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया हूँ। पॉजिटिव चेंजेस आ गए। देन उनकी बॉडी जलती रही, मैं उसको देखता रहा। तो ये सब मतलब दादी से वहाँ मैं स्ट्रॉन्ग, दादी से उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि उसके बाद से आज तक मैं इन सब चीज़ों से कभी नहीं डरा। बट ठीक है, जहाँ भी हो दादी खुश रहे थे। रियलिटी ऑफ लाइफ सीख गया। हाँ। आज आप मणिकर्णिका जा सकते हो, मे बी यही एक रीज़न है। यही एक रीज़न है। हाँ बिल्कुल, यही एक रीज़न है कि मैं वहाँ पे जाके बैठ भी जाता हूँ। बहुत सारे इंसान होते हैं जो बॉडीज को नहीं देख पाते। मैं भी उनमें से एक हूँ। ब्लड नहीं देख पाते लोग। तो लाइफ में स्ट्रगल कितना इम्पोर्टेंट है? स्ट्रगल आपने भी किया होगा ना, स्ट्रगलिंग फेज रहा होगा आपका। तो स्ट्रगल कितना इम्पोर्टेंट है शेप अप करने के लिए हमारे फ्यूचर को? देखिए, स्ट्रगल ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है, स्ट्रगल इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आज के टाइम पे मेरे को आप कोई एक इंसान बता दो जो स्ट्रगल नहीं कर रहा।
जो स्ट्रगल नहीं कर रहा वो घर वालों से गालियां खा रहा है, ट्रू। जो स्ट्रगल कर रहा है वो बाहर वालों से गालियां खा रहा है। तो बिना स्ट्रगल की तो किसी की लाइफ है ही नहीं। और खासकर कि जो लोग रिलेशंस में रह जाते हैं, जैसे हम जैसे रिलेशंस में कम उम्र में रिलेशंस में आ जाते हैं, तो उस समय हमें स्ट्रगल नहीं समझ आता, उस समय हमें लव समझ आता है कि प्यार ही सब कुछ है, स्ट्रगल नहीं है। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि उस प्यार को चलाने के लिए हमें स्ट्रगल करके ही प्यार करना था। हमने प्यार तो कर लिया लेकिन हमने स्ट्रगल नहीं करा। हमारे पास कुछ है नहीं आज देने के लिए। तो स्ट्रगल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं यूथ से तो ये बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रगल जल्दी करो। शायद जो जिसने आपको छोड़ा है या जो रीज़न, देखिए मेनली रीज़न यही होता है कि आज के टाइम पे क्लियरिटी है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं एंड वहाँ कुछ वो जो डिज़र्व करती हैं और आप उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वो एक ना एक दिन ब्रेकअप तो होना ही होना है। तो स्ट्रगल आप इतना करो कि आपको कोई ब्रेकअप होने से पहले 100 बार सोचे कि यार ये सक्सेसफुल है। तो मेरा तो यूथ्स को यही कहना है कि सक्सेस जल्दी से जल्द। पर ये तो अच्छी बात है अगर ऐसे लोग जो आपके साथ आपके स्ट्रगल में साथ नहीं निभा पा रहे हैं वो चले गए, क्योंकि जो आपके स्ट्रगल में साथ रह जाते हैं ना वही आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। देखिए स्ट्रगल में तो साथ वो भी थे, लेकिन वो होता है ना कि एक हम जोन में हो जाते हैं, मतलब एक हमारा जोन हो जाता है कि इस जोन से हम बाहर नहीं जाना हमें, है ना। मतलब एक हम पीस वाले जोन में जाते हैं कि यार जो भी है यही है। हम स्ट्रगल भूल जाते हैं उस समय, स्ट्रगल करना क्यों है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ जो भी है ये। एंड दूसरी चीज, मैं एक रियलिटी ऑफ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। हम जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, हम स्ट्रगल सिर्फ एक लड़की के लिए कर रहे हैं। अब ये कैसे? अब ये ऐसे कि अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा होगा, अच्छी जॉब होगी, तो मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी। एंड गोल, एंड ऑफ द रोल वही है। हाँ। इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन रियलिटी ऑफ वर्ड्स यही है कि एक लड़का स्ट्रगल सिर्फ एक लड़की के लिए ही कर रहा है। और वो लड़की अगर आपको स्टार्टिंग में मिलेगी तो आप तो स्ट्रगल करोगे ही नहीं। ओके। तो इट्स अ रियलिटी कि खासकर बिहार में, आप बिहार के बॉयज को देखेंगे, वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? उनका थॉट ही है शादी होगी। उनका थॉट ही है कि हम जितना स्ट्रगल करेंगे, जितनी अच्छी पोजीशन हमारी जॉब की होगी, उतनी अच्छी लड़की हमें मिलेंगी। हाँ। तो आप शादी करने वाले हो ऐसे? हर्ट फिलहाल तो नहीं। अच्छा, क्यों? अभी तो लाइफ है, अभी तो मेरी एज ही कितनी हुई है। अच्छा। अभी शादी करके भी कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल पाता, मैं दूसरों को कैसे संभालूंगा। ठीक है। तो अभी ना मैं आपके प्रोफेशन के ऊपर थोड़ा पूछती हूँ कि अगर कोई शूटर का प्रोफेशन परस्यू करना चाह रहा है, इंडिया के लिए आपके जैसे बहुत सारे मेडल्स लाना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कैसे परस्यू कर सकता है इस चीज़? देखिए बेसिकली कोई भी शूटर ही, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई फोर्सफुली ज्वाइन नहीं कर सकता। पहले तो अगर यू एज एन पेरेंट्स आप अपने बच्चों को एथलीट के नज़र से देखते हैं तो उसको पहले मेहनत करना सिखाइए, क्योंकि एथलीट बिना मेहनत के कभी नहीं बन सकता। दूसरी चीज ये है कि जो भी आपको लगता है, पहली बात तो किसी चिल्ड्रंस को फोर्सफुली नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम्हें फुटबॉलर ही बनना है, क्रिकेटर ही बनना है। उनको मल्टीपल स्पोर्ट्स कराइए, तो उनको ना खुद ही इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मम्मा मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ। देन उसके बाद हर स्पोर्ट्स का, हर लेवल का एक कैटेगरी होता है। जैसे अगर मैं आज इंटरनेशनल खेलता हूँ तो इसका भी कैटेगरी था कि पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर मैंने स्टेट खेला, फिर जोन खेला, फिर नेशनल खेला, फिर इंटरनेशनल खेला। तो इट विल टेक टाइम। कोई ऐसा नहीं कि आज किसी ने पिस्टल उठाया और कल वो इंटरनेशनल शूटर बन गया, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये टाइम मांगता है, आपकी मेहनत मांगती है, और आपका लगन पूरा प्रॉपर इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, डेडिकेट आप होने चाहिए 100% इसके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि स्पोर्ट्स एजुकेशन एक साथ नहीं हो सकता। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एक साथ नहीं हो सकता कभी भी। क्योंकि स्कूल टाइम में आप देखिए ना कि अगर स्कूल कोई बच्चा जा रहा है, वो सुबह 7 बजे उठता है, 8 बजे उसका स्कूल होता है, पूरे दिन तो वो बैठता ही है ना, पूरे दिन बैठता, हाफ एन आवर का लंच होता है। आप 3 घंटे बैठ रहे हैं, उसके बाद आप हाफ एन आवर बच्चों को, इसके पीछे भी एक साइंस है। ये लंच टाइम ऐसे नहीं बना था ये। आप किसी को 6 घंटे रेगुलर नहीं बैठा सकते एक जगह, आप 6 घंटे एक सीट पर नहीं बैठ सकते कभी भी।
तो इसके पीछे भी साइंस था कि बीच में हमने एक हाफ दे दिया, लेकिन 1:30 बजे के बाद भी तो बच्चा टायर्ड है ना वो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1:30 बजे वो घर वापस आए, आधा एक घंटा फ्रेश हो, रेस्ट हो, एंड वो फिर 4 बजे फिर अकेडमी चले जाए। यही रूटीन ही है अभी आज के बच्चों, रूटीन ही है ना, बट इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ रिजल्ट आएगा ही नहीं, पैसा वेस्ट, अकेडमी की फीस वेस्ट, बस ये है कि हम उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? ये अगर मैं स्पोर्ट्स के लिए बोलता हूं तो मेरा ये कहना है, स्कूल को आप स्टार्ट कीजिए 9 बजे। एक स्पोर्ट्स पर्सन सुबह 6 बजे आराम से उठ सकता है। 6 बजे वो उठ के उसी स्कूल में अगर वो अकेडमी जाता है, उसी स्कूल में अगर वो ट्रेनिंग लेता है, सुबह वो 6 बजे अपनी अकेडमी में पहुंचे, फ्रेशनेस एयर, वहां पे जितनी एनर्जी हमारी इवनिंग में लॉस हो रही है उससे मैं कहता हूँ 40-50% कम मॉर्निंग में यूज होगी, और वो ज्यादा उस चीज को सीख पाएगा। और अगर वो सुबह एक्टिविटीज ये सारी चीजें करता है तो वो पूरे दिन तो थकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने सारे एक्सरसाइजेस वगैरह करके। पेरेंट्स माइंड में होता है कि बच्चा सुबह खेल लेगा तो थक जाएगा। नहीं, ये तो माइंडसेट बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि देखिए अच्छा एक बात बताइए कि जो एजेड लोग होते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, हाँ, तो वो पूरे दिन सोए रहते हैं क्या? मोस्टली ठीक है, वो थक गए, लेकिन जो जॉब जा रहे हैं वो लोग सुबह जिम जाते हैं, हाँ, सही। वो थक जाते हैं क्या? नहीं। ये तो थॉट के ऊपर है कि हम देखिए यंगस्टर्स जितने एथलीट्स होते हैं उनको तो खेलने में मजा आता है, और सुबह अगर ये चीजें हम करवा रहे हैं तो वो पूरे दिन एक तो एक्टिवली रहेंगे, शाम को फिर वो है कि वो थोड़ा एजुकेशन में भी टाइम दे सकते हैं। देखिए एजुकेशन आज के टाइम पे आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुका है, लेकिन स्पोर्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट रखना चाहिए हर एथलीट्स को या हर स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्पोर्ट्स से वो जितना मोटिवेट हो पाएंगे वो एजुकेशन से नहीं हो पाएंगे। ट्रू, ये तो रियलिटी है। मैंने भी मेरे बेटे को 2 स्पोर्ट्स में डाला है, फोर्सफुली दूसरे में डाला है। फर्स्ट वो फुटबॉल खेलता है, सेकंड मैंने बैडमिंटन में कराया है। तो आस पड़ोस से बहुत सुनने को मिलता है कि आप ऐसे ज़्यादा करा रहे हो उसको, तो क्या ये सही है? मतलब मैंने 2 स्पोर्ट्स में डाल दिया। अभी मेरा है कि मैं स्विमिंग भी करा दूँ, अगर समर ब्रेक आ रहा है तो स्विमिंग में भी डाल दूँ, थोड़ा कुछ सीख लेगा। तो ये थॉट सही है? थॉट्स बिल्कुल सही है, और हर स्टूडेंट्स को स्विमिंग तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपदा कब आ जाए। आपदा में होता क्या है, पानी पानी हर जगह होता है। तो स्विमिंग तो एक बेसिक चीज है, तो ये तो आनी चाहिए। स्कूल टाइम में एनसीसी मैंडेटरी कर दिया गया, आफ्टर 11th आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है। एनसीसी में आपको ग्रेड्स दे दिए जाते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि आपने पिछले 10 साल तो एक बच्चों के बर्बाद कर दिए ना। और आप मेरे को आज बता दीजिए, मैं 10th पास हूँ, उसके ऊपर मैंने कोई एजुकेशन नहीं करी, मुझे बावर के बारे में पढ़ाया गया, कॉस पाई थीटा पढ़ाया गया, मेरे तो कहीं यूज नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ ये चीजें गलत हैं, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज यूजफुल है वो ऐड कीजिए ना, कि आपके रूटीन्स क्या होने चाहिए। आपको पता है कि आने वाले टाइम में, जैसे आज के टाइम पे एआई है, तो एआई इम्प्लीमेंट कीजिए, 9th 10th 11th 12th में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आने वाले टाइम में धीरे धीरे हर चीज बदल रही है, पुरानी चीजें कौन याद रखता है? सही बात। और इसका कोई मतलब भी नहीं है। हम 6-6 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, हम 6 घंटे। आप ये देखिए जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे आकाश है, एलियन है, जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है, आपको पता है ये सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को। पूरे दिन बच्चे फ्री तो रहते हैं, वो अदर एक्टिविटीज करते हैं, नॉन स्कूलिंग करके वो 2-3 आवर्स पढ़ के और फ्री हो जाते हैं फिर। तो ये चीजें बहुत डिफरेंस है। देखिए हर चीज प्लान आउट हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स का थॉट बदलना चाहिए प्लान आउट करने से पहले। क्योंकि हम देखिए, हम आपस में आसपास की सुन लेते हैं कि उसका लड़का ये करता है, उसका लड़का ये करता है, हम ये नहीं देते कि हमारा लड़का क्या करता है। आप पे कभी ऐसा प्रेशर बना? खूब बनता है, मुझे मतलब ही नहीं रहता किसी से। अच्छा, मुझे इतना पता है, देखिए मैंने अगर सोच लिया कि मैं 1 साल में ये करूंगा तो मैं 1 साल में कर ही दूंगा। ओके। तो मेरी ये लड़ाई खुद से ही होती है, मैं किसी से नहीं लड़ता, या मैं किसी को जाके नहीं बोलता कि मेरे को ये करना है, नहीं, मैंने बोला है तो मैं ही करूंगा, और मैं करूंगा ही, भले मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये क्लियर कट, जैसे मेरे अंदर क्लियर कट है कि मेरे को ये करना है तो मैं करता ही हूँ। तो ऐसे पेरेंट्स के अंदर ये रहे कि हाँ भाई, मेरे को अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ऐसा करना है तो ऐसे ही करना है। उसमें फिर ढील नहीं होनी चाहिए कि नहीं तू ये भी कर, तू ये भी कर। और स्टूडेंट लाइफ में मल्टीपल चीजें
कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके डिसीजन लेना ही पड़ता है कि हमें ये करना है या ये करना है। हम दो चीजें नहीं कर सकते। डिसीजन के लिए भी एक्सपोजर होना चाहिए ना, बच्चों को अगर मिलेगा ही नहीं 2-3 तरह की चीजें तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना बिल्कुल कि करना क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे अभी ना हम क्रिकेट की ही बात सुनते हैं और करते हैं ज़्यादातर, अभी फुटबॉल भी हो गया, तो आगे के टाइम पे मतलब अभी शूटिंग में स्कोप है या नहीं है? देखिए, सारे स्पोर्ट्स में स्कोप रहता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि शूटिंग को कोई नहीं जानता तो आप इजिली टीम को रिप्रेजेंट कर लेंगे। स्कोप, टफ कंपटीशन सारे स्पोर्ट्स में। और अगर कंपटीशन ही नहीं मिलेगा तो फिर वो स्पोर्ट्स ही नहीं है। तो स्कोप भी सभी स्पोर्ट्स में, फ्यूचर भी सभी स्पोर्ट्स में, पैसा भी सभी स्पोर्ट्स में, और जिस स्पोर्ट्स में आप अपने आप को एक ग्रैंड मास्टर भी कहला सकते हैं। अगर मैं आज के टाइम पे मेरे पास 30 मेडल हैं, कल को मेरे पास 60 मेडल हो जाएंगे। अगर मैं अपनी कोई भी अकेडमी भी ओपन करता हूँ तो सबके अंदर क्या एक मोटिवेशनल जाएगा कि हम इस एथलीट से सीख रहे हैं, तो ये बिजनेस फर्म हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर मैं किसी कंपटीशन में खेलने जा रहा हूँ और वहां पे मेरे को पता है कि मेरे को चाइना से ज़्यादा स्कोर मेरा होना ही होना है, तो एक तो वो मेरे अंदर पहले से ही आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस कि मेडल मेरा कंफर्म है। एक तो उस कंपटीशन का कोई मज़ा नहीं, क्योंकि आपको उसमें कॉम्पिटिटर्स आपके उसमें थे ही नहीं। अगर आपको पहले से ही पता है कि ये होने वाला है तो उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स थे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें कि स्पोर्ट्स में मल्टीपल चीज़ें हैं, हम स्पोर्ट्स को देख किस नज़र से रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है। बहुत सारे रियलिटी शो है जिसके अंदर स्पोर्ट्स को एज एन एंटरटेनमेंट डाल दिया जाता है। ठीक है, शायद उससे भी लोग सीख जाएं, उससे भी कुछ आ जाए। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी करें पर स्पोर्ट्स जरूर करें, दैट्स इट। जैसे आपने अदर कंट्रीज की बात की ना, तो यहाँ के एथलीट्स के माइंडसेट और वहाँ के एथलीट के माइंडसेट में कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल डिफरेंस होता है। अगर उसके कोच ने कह दिया कि तुम्हें 1 महीने तक पानी नहीं पीना तो 1 महीने तक पानी पिएगा ही नहीं वो। और यहाँ की अगर कोच ने कह दिया 1 महीने तक पानी नहीं पीना तो अगले दिन ही एक बार फोन करके बोलेगा सर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, एक बार पीने दो बस। उनके अंदर डिसिप्लिन है। अगर उनको सुबह 5 बजे बुलाया है तो वो 5 बजे ही आ जाएंगे, ना 1 मिनट पहले आएंगे ना 1 मिनट बाद आएंगे। और हमारे यहाँ पे हमने किसी को बोले 5 बजे आएंगे तो 5:30 बजे उठेंगे कि आए या नहीं आए। 5:30 बजे वो मान के चलते हैं कि पहले कंफर्म कर। हमारे यहाँ तो टाइम पहले बता दिया जाता है। अगर 3:30 बजे का इवेंट है तो 3 बजे बोल दिया जाएगा 3 बजे आना है, तो वो बंदा 3:30 बजे आएगा। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, और क्या, और कोई डिफरेंस? और डिफरेंस कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज है बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। गवर्नमेंट कई करोड़ रुपीस लगा के ग्राउंड्स बनाती है, लेकिन वो एक टाइम पे जाके कबाड़ बन जाते हैं। उस ग्राउंड पे फॉर एग्जांपल दिलजीत का शो हुआ JLN में, बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन था ये। आपके पास कैंपस नहीं है, आप मत कराइए। लेकिन आप किसी, जो हम जैसे एथलीट्स उस ग्राउंड में जाते हैं तो उससे पहले चूमते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और उसी ग्राउंड पे आप प्राइवेट रूम्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप वहां पे वाइन्स प्रोवाइड कर रहे हो, बियर्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये तो हमारे से आप खेल रहे हो ना, और आप फिर कल को ये कहते हो कि तुम लोग कुछ करते ही नहीं। तो ये सब चीजें बहुत अलग है। देखिए अदर कंट्रीज में क्या है, स्पोर्ट्स मैन का दर्जा सबसे ऊपर है। और कोई भी कंट्री जानी सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से ही जाती है। हमारा बजट 3,400 करोड़ है स्पोर्ट्स का, और चाइना का बजट 40,000 करोड़ है। बहुत मेजर डिफरेंस है, 10x का डिफरेंस है। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे से आप 40 मेडल ले लीजिए, 50 मेडल ले लीजिए, इम्पॉसिबल है वो। दूसरी चीज, इंडियन गवर्नमेंट पैसा कहाँ वेस्ट करती है। अभी फॉर एग्जांपल कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप या कोई ओलंपियन आने वाली है, आपने अपने देश में ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं बनाई जो आपको अपने इंडिया के प्लेयर्स बाहर कंट्रीज में भेजने पड़ रहे हैं? आप भी तो बना सकते हैं ना। आप 2 प्लेयर को फ्रांस भेज रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, क्या उस कोच को इंडिया नहीं बुला सकते तो यहाँ पे 200 प्लेयर सीख लेंगे? सही बात है। तो ये तो बहुत जगह मतलब वेस्ट ऑफ मनी जाता है जिसका कोई वर्थ इट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेरिस ओलंपिक्स में सबको एक्सपेक्टेशन थी, टोक्यो ओलंपिक्स में सबको एक्सपेक्टेशन थी कि मनु से हमारा मेडल आएगा, मनु भाकर से, बट मेडल नहीं आया। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्यों थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके पीछे बहुत पैसा खर्च करा था। एक उम्मीद
उनसे भी थी कि मेडल आएगा, बट नहीं आया। शायद मैं कहता हूँ कि जितना पैसा उनके ऊपर खर्च किया गया था, उतना पैसा इंडिया में मल्टीपल प्लेयर्स पे खर्च करा जाता तो आता। अभी डायमंड लीग होने वाली है एथलीट्स की, जिसमें अभी 3-4 साल से नीरज भाई रिप्रेजेंट करते थे। अभी उनका अगेंस्ट में एक प्लेयर आ गया है संदीप करके, अब वो प्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज ये कि एथलीट के पास मेडल आ जाने के बाद ना, अगर उसके अंदर पीस नहीं है, वो काम नहीं है, और उसके अंदर एक ईगो एटीट्यूड आ गया है कि अब मेरा नेम है, फेम है, मेरे पास पैसा है, वो प्लेयर ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता। तो आपको नहीं लगता फर्स्ट टाइम में ऐसे सबके अंदर आता ही है? देखिए आता है, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज होती है कि मेंटेन आप उसको करें। जितना आप डाउन टू अर्थ रहे वो ज्यादा बेनिफिट है। जितना आप ओवर टू क्राउड रहेंगे वो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो विराट कोहली ने इंडिया छोड़ के अच्छा किया? देखिए विराट कोहली बोले या और भी प्लेयर्स बोले, इंडिया छोड़ना शायद उनकी मर्जी नहीं थी, उनकी मजबूरी थी। क्योंकि यहाँ पे एक फेमस पर्सन को लोग जीने नहीं देते। ट्रू। अमेरिका या कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप आराम से स्ट्रीट पे घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं घूम सकते। यहाँ पे आपको जितने चाहने वाले उससे 5x आपको समझाने वाले हैं। तो ठीक है, उनका डिसीजन होगा, शायद और भी कुछ चीजें हो सकती, बट मेरा उनसे कोई ऐसा कनेक्शन है नहीं, तो मैं इतना जानता नहीं उनके बारे में। तो आपका जो प्रोफेशन है काउंटी पिस्टल शूटिंग, तो ये कैसे है? इसमें कितने राउंड्स होते हैं, क्या होते हैं? अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं पता तो वो कैसे समझेगा इस चीज को? बेसिकली जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं सभी में लीग होते हैं। अच्छा। लीग मैचेस होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारा जोन, फॉर एग्जांपल हमारे टूर्नामेंट में 12 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 12 कंट्री से ये पहली चीज तो काउंटी गेम्स हो या कोई भी ओलंपियन गेम्स हो, उसको क्वालिफाई करने का एक मिनिमम स्कोर होता है। क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर 500 का स्कोर है, ठीक है, तो मिनिमम आपके 492, 93 क्वालिफिकेशन स्कोर्स हैं ये। तो फॉर एग्जांपल इंडिया से 493 में क्वालिफाई 5 लोगों ने कर लिया, तो अब उन 5 में अगेंस्ट मैच होंगे इंडिया के अंदर ही, मैं इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ अभी। तो फिर उसमें से भी 3 लोग निकलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम एक कंट्री को एक इवेंट में 2 से 3 लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया से 2 लोगों ने 10 मीटर को रिप्रेजेंट करा, अदर 16 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, 16 कंट्री में से टोटल प्लेयर हो गए 32। तो सबके ग्रुप्स बनेंगे, 4-4 के ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो चारों के पहले मैचेस होंगे, फिर जो उसमें से स्कोर निकल के आएगा, फिर मतलब पहले आपका एक लीग मैच होगा जिसमें आप सारे प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे। 32। हाँ 32, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें जो 4-4 आपके ग्रुप्स बने, 4-4 ग्रुप्स में से जो बेस्ट होंगे 2-2, उन 2-2 को निकाले जाएंगे। फिर हमारे पास रह गए 8 लोग, फिर 8 में से भी 2 ग्रुप बन गए 4-4 के, फिर उसमें से 2-2 निकलेंगे, फिर टोटल लास्ट में रह जाते हैं 4 प्लेयर्स, चारों में से 3 मेडलिस्ट होंगे। तो ये तरीका होता है शूटिंग का। और ये सब करके आपने इंडिया के लिए मेडल लेके आया है। वेरी नाइस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो एक और है ना, जैसे कि स्पोर्ट्समैन हम हमेशा सोचते हैं कि मोटिवेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तो आप क्या कभी डिमोटिवेट होते हो? अगर होते हो तो क्या करते हो? देखिए डिमोटिवेट तो स्पोर्ट्स से कभी नहीं होंगे, डिमोटिवेट बाहर की दुनिया से जरूर हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट ग्राउंड में सिर्फ आपके 11 प्लेयर्स, 2 बैट्समैन, 2 एम्पायर, उसको कितने लोग देखते हैं? 40,000 लोग देखते हैं। और प्लेयर्स को पीछे से शाउट भी करा जाता है, उसके नाम को, डिफेम को लेके बहुत चीजें बोली जाती हैं। लेकिन उस समय स्पोर्ट्स पर्सन, जो रियलिटी जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो रियल वाला होता है, वो कभी रिप्लाई नहीं करता। उसका एक ही आंसर रहता है कि मैं अपने गेम से ही रिप्लाई करूंगा, मैं किसी को बोलकर रिप्लाई नहीं करूंगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जब एथलीट्स ट्रैवल करते हैं तो लोग आ जाते हैं फोटोज वगैरह के लिए या ऑटोग्राफ वगैरह के लिए, तो उस समय प्लेयर नहीं देते जल्दी। तो लोगों के अंदर एक वो गलत इम्पैक्ट जाता है कि इसके अंदर बहुत ईगो है। लेकिन रियलिटी है कि वो ईगो नहीं है, वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो एक जोन में जा रहा है अपने, वो उस जोन में रहना चाहता है। क्योंकि वो आपको देगा तो आप अकेले तो नहीं हो, आपके पीछे और भी लोग होंगे, वो आएंगे लेने, फिर वहां पे
मैटर स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो ये एक ईगोइस्टिक वाली चीज़ें नहीं होती, एक जोन वाली बात होती है कि वो मतलब अभी अपने आप को उस जोन में रख रहा है कि अभी मेरा वो, क्योंकि ये जितने भी ट्रैवलिंग इवेंट्स होते हैं ये मैच से पहले या मैच के बाद ऐसे टाइम पे होते हैं। जब ये लोग एयरपोर्ट्स वगैरह पे ट्रैवल करते हैं तब, और नॉर्मली हम लोग भी दे देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं इन सब चीज़ों से, क्योंकि ठीक है ये हमारे लिए अच्छी बात है ना, हमारे को कोई पसंद कर रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम ऐसे बने हैं या हमने ऐसी मेहनत करी है तो हमें लोग प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई इगोइस्टिक वाली बात नहीं होती। लेकिन ये होता है कि हम समटाइम्स वी आर इन आवर जोन, तो हम उस जोन से बाहर नहीं आना चाहते। ओके, आपने बोला ना कि प्लेयर्स या एथलीट वो डिमोटिवेट नहीं होते, अपने सराउंडिंग से वो डिमोटिवेट हो जाते। तो ये सुन के मुझे हार्दिक पांड्या की याद आई, क्योंकि उनके लाइफ में जो पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से जितना लोगों ने उन्हें परेशान किया या कुछ भी हुआ, तो क्या गेम इम्पैक्ट करता है इन सब चीज़ों की वजह से? पहली चीज़ तो एज एन एथलीट पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अलग रखने चाहिए। लेकिन देखिए क्रिकेटर्स किस पे डिपेंड रहते हैं? बॉलीवुड्स पे। ठीक है, उनको क्या चाहिए? उनको तो फेम चाहिए कि कोई मुझे मैसेज करे, कोई मेरे साथ फोटो ले, ऐसी वैसी एक्टिविटीज करे, उनको तो फेम चाहिए। एंड यू नो कि आज का टाइम यूथ के अंदर या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो जो थोड़े लेवल पे है, सिर्फ सब या आर्टिस्ट है या सिंगर है, कोई भी हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी एनीवन, सब मर किसके लिए रहे हैं? फेम के लिए। और मुझे नहीं पता कि इस फेम का करेंगे क्या। वो मर जाएंगे तो उनका फेम किसी को ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये कि उन्होंने पहली गलती तो यही करी, ठीक है, आपकी शादी हो गई, सब कुछ होगी, सब हार्दिक क्या शेखर भाई के साथ भी सेम चीज़ें हुई, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ सेम चीज़ें हुई। तो ये देखिए एक ना लड़कियों का भी क्या रहता है कि लेवल ऑफ ट्रस्ट रहता है, लेवल ऑफ माइंड रहता है कि आज मेरे को पता है कि कोई मेरे साथ है और मुझसे कोई अच्छा मिल जाएगा कल, तो उसका थोड़ा तो ऊपर नीचे हो गए कि यार जब मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो मैं क्यों इस चीज पे डिपेंड रहूं। एंड दूसरी चीज क्या है कि हार्दिक भाई ने उस समय रिटर्न अपने आप को ऐसे करा कि वो समझ गए थे कि ठीक है अब तो मेरे को डीफेम हर जगह से मुझे डीफेम ही मिल रहा है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी मुंबई इंडियंस के साथ उनका इतना लोचा चल रहा है, तो वो डीफेम ही है। तो उनको रिप्लाई कैसे करते हैं? वो अपने गेम से ही करते हैं, क्योंकि उनका हथियार ही वही है। मेरे पास अगर नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, किस वजह से? गेम की वजह से। और मैं अगर इसको अपने पर्सनल लाइफ को और इसको एक साथ लेके चलो तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। बहुत टाइम विराट भाई की बात भी करें तो विराट भाई के जब फैमिली इशू हुआ था तो उस समय भी उन्होंने गेम को मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप सारी कंट्री आपके लिए पेरेंट्स हैं, आपके सिंगल पेरेंट्स नहीं है कोई। तो आप अगर वहां पे कोई एक स्टेप भी लेंगे तो वो सबके लिए आप ले रहे हैं, किसी आप सिंगल के लिए नहीं ले रहे। तो इसलिए कंट्री रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वहां पर आपके एक एक वर्ड्स मैटर करते हैं कि आप, और एक एक स्टाइल आपका, एक एक जोन मैटर करेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। ओके, तो लास्टली आप यूथ के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? देखिए यूथ के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि डोंट अप्लाई एनी शॉर्टकट। हर चीज में मेहनत है। कोई आपको शॉर्टकट दिखा भी रहा है तो वो हार्म ही करेगा, सक्सेस नहीं देगा आपको कभी वो। अपने ऊपर भरोसा रखिए, किसी और पे नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप एजुकेशन में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, बिजनेस में हैं, किसी में भी है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप अपने आप को 100% दीजिए, और शायद आप जो चीज़ कर रहे हैं आप उससे उतना ही प्यार कीजिए, फोर्सफुली मत कीजिए उसको। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं शूटिंग करता हूँ तो मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आज का जो जनरेशन है, जैनजी वाला जो जनरेशन है, उसमें प्यार से वर्ड समझ आता है। क्योंकि हर एक लड़के को एक लड़की बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, लेकिन लड़की को भी लड़के बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इंसिडेंट होता है कि अगर हमने कुछ और करना है, हमें फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स करना है, तो हमें वो जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है और अगर मेरे सामने अगर कोई लड़की है और मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, तो मेरा फर्स्ट डिसीजन वो लड़की के लिए जाएगा। तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि उस लड़की को भी रखने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, तो वो तो आपको वहीं से मिलेगा ना, स्पोर्ट्स से मिलेगा। तो पहले आप अपने आप को स्टैंड आउट कीजिए, फिर शायद क्या पता आप जो आज जिनको देख रहे हैं उनसे भी अच्छी ऑप्शंस आपके सामने आने वाले टाइम में हो। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत थॉटफुल बातें बताई हैं, और आई थिंक यूथ सारे बहुत कनेक्ट करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।